नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आप सबका बहुत स्वागत है। दिल्ली में आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस का कंपटीशन चल रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मानिए प्रतियोगिता हो रही है। अंतर इतना है कि बीजेपी शराब घोटाले पर सवाल करती है और आम आदमी पार्टी ऑपरेशन लोटस पर। आरोपों के जवाब में आरोप लगते हैं, सवालों के जवाब में सवाल ही मिलते हैं। आज शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की। सांसद संजय सिंह 4 दिल्ली के विधायकों को अपने साथ लेकर आए और कहा कि इन्हें 20 से 25 करोड़ रुपया का ऑफर दिया बीजेपी ने, और इनसे कहा कि और विधायकों को अपने साथ लेकर आओ। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा माइक पर आए और कहा कि बात तो लिकर गेट पर हो रही है, दिल्ली की शराब नीति और शराब घोटाले पर हो रही है, जिसमें मोटा माल लिया गया। केजरीवाल की पार्टी गोलपोस्ट बदल रही है, मुद्दे को भटका रही है और टेक्निकल सवालों का पॉलिटिकल जवाब दिया जाता है। संजय सिंह ने क्या आरोप लगाए और बीजेपी ने जवाब में क्या चुनौती दी, पहले आप ये देखिए। दिल्ली के विधायकों को मोदी जी अपने जांच एजेंसियों की धमकी दिलवाकर, अपने लोगों को भेजकर, पैसे का ऑफर करके, धमका के, डरा के तोड़ने का और दिल्ली सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। संपर्क के लोग हैं, वो इनसे मिलने आते हैं, इनसे जिनका मित्रवत संबंध है, और धमकी भरे शब्दों में कहते हैं 20 करोड़ का ऑफर है, ले लो, वरना जैसे मनीष सिसोदिया पे सीबीआई छोड़ दी, जैसे मनीष सिसोदिया पे ईडी छोड़ दी, जैसे मनीष सिसोदिया पर फर्जी मुकदमे लगा दिए, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाएंगे, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर केस कर दिए जाएंगे। एक भड़के हुए तरीके से ये आम आदमी पार्टी वाले आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मन में तो कहीं ना कहीं तिनका छुपा हुआ है, मन में एक गिल्ट कॉन्शियसनेस है। देखिए, आम आदमी पार्टी वाले वो हैं जो लोग, आप याद करिए अरविंद केजरीवाल जी जब जिन्होंने राजनीति आरंभ की थी तो एक कार में आते थे, नीले रंग की कार में, और कुछ था नहीं उनके पास, घर भी नहीं था, लेंगे भी नहीं बोल रहे थे। और बाकी सारे विधायक और मंत्री वो सब कोई ऑटो में लटक के आ रहा है, कोई किसी के स्कूटर के पीछे बैठ के आ रहा है, बोल रहे थे कुछ है ही नहीं इनके पास। ये सब बेचारे इतने गरीब थे और कितने साधारण थे, नहीं याद है ना आपको? ऑटो में लटक के भी आ रहे थे, मुझे याद है 2 लोग ऑटो में बैठे भी नहीं थे, बोल रहे बैठने के लिए सीट नहीं, हम इतने आम हैं, हम लटक के ही आएंगे। कहाँ गए ये सब? अब इनको सब 25-25 करोड़ का ऑफर दे। अरे कोई बीजेपी वाला ऑफर नहीं दे रहा है, ये शराब माफियों से 25-25 करोड़ खा करके इनको आदत पड़ गई है। ये सब इनके जो ये शराब माफिया वाले जो मित्र हैं, इनसे सबको 20-20 करोड़ मिला होगा जरूर, और फोन भी शराब माफिया का आ रहा होगा कि तुम्हारे एरिया में मेरा 20 ठेके थे, अब 20 करोड़ ले लो, कैसे भी करके चालू करो। उसी को ये हमारे नाम पे चस्पा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको बोलिए ना, नाम दिखाएंगे। और अब से थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह का एक और बयान सामने आया। संजय सिंह ने बताया कि आम आदमी पार्टी की जो हाईएस्ट बॉडी है पीएसी की बैठक होगी और उसमें इस मुद्दे को पारित किया गया है कि मोदी जी देश चलाने पर फोकस करें, ऑफर देने पर नहीं। मनीष सिसोदिया को संदेश भिजवाया कि आप आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में आ जाओ तो हम आपके सीबीआई और ईडी के सारे केस बंद करवा देंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार गिराकर आपको सीएम बनाएंगे। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने कहा और हम सब ने एक स्वर से माना कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ झूठा केस दर्ज क्यों किया गया था और झूठी रेड क्यों मारी गई थी। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी का ऑफर ठुकरा दिया। अब भाजपा ने आम आदमी पार्टी के विधायकों से संपर्क करना शुरू किया है। कुछ विधायकों ने बताया है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने संपर्क कर उनको धमकी दी है कि आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ जाओ, नहीं तो मनीष सिसोदिया की तरह तुम्हारे ऊपर भी रेड मारेंगे, गिरफ्तार करेंगे, बीजेपी में आते हो तो 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे यह साबित होता है कि बीजेपी असंवैधानिक और भ्रष्ट तरीके से दिल्ली की सरकार गिराने पर आतुर है। हम दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि सरकार स्थिर है और कोई एमएलए नहीं टूटेगा। हमें दुख है
कि भाजपा गुंडागर्दी करके भ्रष्ट तरीके से एक के बाद एक सरकारें गिरा रही है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं कि आप अपना पूरा समय राज्य सरकारों को गिराने और नेताओं के पीछे सीबीआई और ईडी छोड़ने के बजाय जनता की समस्या दूर करने में अपना समय बिताएं तो बेहतर होगा। तो क्या वाकई शराब घोटाले की आड़ में केजरीवाल सरकार को गिराने का कोई षड्यंत्र चल रहा है और इसके लिए 20 से 25 करोड़ की बोली लगाई जा रही है, या फिर आम आदमी पार्टी इधर उधर की बात करके यह नहीं बताना चाहती कि कारवां क्यों लुटा? बीजेपी का आरोप है कि शराब घोटाले में मोटा माल लिया गया, जिससे पंजाब का चुनाव लड़ा गया। ये मोटा माल किसने किसको दिया? और जिस तरह बीजेपी के आरोपों में किसी का नाम नहीं है, उसी तरह आम आदमी पार्टी भी किसी का नाम नहीं ले रही कि कौन ऑफर दे रहा है। दोनों मेहमान जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए सीधे हम चलते हैं उनके पास। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, राज्यसभा के सांसद। सुधांशु जी, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। और साथ ही सौरभ भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं, सीनियर लीडर हैं और प्रवक्ता भी हैं। सौरभ जी, आपका भी स्वागत है। सौरभ भारद्वाज जी, आज आपकी पार्टी ने जो आरोप लगाए, पहले मनीष सिसोदिया ने ऐसे आरोप लगाए और आज आपके 4 विधायकों ने, कि बीजेपी दिल्ली की सरकार अस्थिर करना चाहती है, बीजेपी सरकार को गिराना चाहती है। बीजेपी ने कहा आप गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई और बात उठा देते हैं, लेकिन जो मूल प्रश्न है दिल्ली की शराब नीति लाने के पीछे क्या पैसा कमाना मकसद था, उस पर कोई जवाब नहीं देते। सौरभ जी, मैं आपको बताऊं, आपके कैमरामैन बताएंगे कि अभी भी मैं मुख्यमंत्री जी के आवास पे ही हूं। यहाँ पे पीएसी की मीटिंग थी और पीएसी की मीटिंग कोई जब तक गंभीर बात ना हो, कोई इमरजेंसी ना हो, इस तरीके से पीएसी मीटिंग नहीं बुलाई जाती। और कई जगह से ये सूचनाएं आ रही हैं कि विधायकों के संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के नेता है। और आज पीएसी में 1-2 नेताओं ने तो ये भी कहा कि सरकार को खतरा है, सरकार को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आगे तक निकल चुकी है। तो मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि भाई सारे विधायकों को बुला लेते हैं। कल एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने की ज़रूरत है कि अगर किसी विधायक को डराया धमकाया जा रहा है या किसी तरीके का दबाव बनाया जा रहा है, तो विधायक खुल के बताएं कि कौन किससे संपर्क में है और कौन दबाव बना रहा है। साथ ही दिल्ली की जनता को भी एक मैसेज हम लोग देना चाहेंगे कि ये सरकार स्थिर है। बहुत जगह ये अफवाहें चल रही हैं कि अब केजरीवाल की सरकार 1-2 दिन में गिरने वाली है। विधायकों तक को कहा जा रहा है कि अरे आपके इतने विधायक हमारे संपर्क में हैं, आप भी आ जाइए वरना आप फंस जाएंगे। पैसे का लालच दिया जा रहा है। तो दिल्ली के लोगों को भी ये कॉन्फिडेंस दिया जाए कि ये सरकार जो है ये गिरने वाली नहीं है। सारे विधायक आएंगे और एक मैसेज जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैसेज, कि सब विधायक हमारे साथ हैं। कोई विधायक भारतीय जनता पार्टी में नहीं गया है आम आदमी पार्टी का, हमारे विधायक मजबूत विधायक हैं, साथ खड़े हैं। ये मैसेज देने की कोशिश है। और कल सुबह 10:30 बजे मीटिंग बुलाई गई है और सभी साथी, हमारा मानना है, उसके अंदर आएंगे और ये जो मैसेज है दिल्ली में जाना चाहिए। तो मैं सुधांशु जी इसका उत्तर लेते हैं। देखिए, आप अभी शायद फोन आपका उस वक्त थ्रू नहीं था सुधांशु जी। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि बड़ा गंभीर विषय है और हमारे बहुत सारे विधायकों को संपर्क किया जा रहा है, डराया जा रहा है, और हम दिल्ली की जनता से कहना चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार स्थिर सरकार है, सरकार नहीं पलटेगी, बीजेपी चाहे जितनी कोशिश कर ले। तो ये आप पर फिर ऑपरेशन लोटस का आरोप अब दिल्ली में चलाने का इल्जाम लग रहा है। सौरभ जी, ये बात सही है कि विषय बहुत गंभीर है, मगर वो विषय आबकारी नीति में हुए घोटाले का है और आम आदमी पार्टी नित्य प्रति कोई नया शगुफा छोड़कर उस विषय से डाइवर्ट करने का प्रयास करती है। विषय आबकारी से शुरू हुआ तो शिक्षा नीति पे आ गए, शिक्षा नीति के बाद उठे तो अपनी बिरादरी बताने लगे, कोई अपने को भगत सिंह जी की संतान बताने लगा तो कोई अपना वंश और जाति बताने लगे। उसके बाद अगले दिन आए तो ऑपरेशन लोटस बोगस कह के आउट ऑफ फोकस होने लगे। आज नया शगुफा कि सरकार गिरने वाली है। सौरभ जी, ये बताइए कि कितनी आपकी मेजॉरिटी है? 90% की मेजॉरिटी। ये आवाज ना, और कोई कहे सरकार गिरने वाली है, ज्यादा हो रही है। तो मजाक समझ रखा है। आपके आधे विधायक रिजाइन करें तब जाके सरकार गिर सकती है। अब यह कहना कोई पार्टी जिसको 90%, मतलब जितना इनको पिछली बार और इस बार बहुमत मिला है, भारत के इतिहास में किसी को नहीं मिला। राजीव गांधी जी की सरकार को भी 80% ही बहुमत मिला था
और उसके बाद कहें सरकार गिरने वाली है। और कुछ नहीं है, ना ऑपरेशन लोटस है, ना बोगस है, ये केवल आउट ऑफ फोकस है। क्योंकि आबकारी पे जवाब नहीं देना है, इसलिए हमें ना ईमानदारी की दुहाई सुननी है, ना बिरादरी की दुहाई सुननी है, ना लोटस सुनना है, ना बोगस सुनना है। हमें सिर्फ आबकारी पे हुए बदकारी का जवाब सुनना है, और वो ये देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए जो एक कहावत होती है अंग्रेजी में, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, तो आप किसी भी तरफ देखिए वो बात कोई दूसरी करना शुरू कर देते हैं। वो इनका एक नैसर्गिक चरित्र इस पूरे प्रकरण में उभर के आ रहा है। सौरभ जी देखिए, ये बात तो ठीक है, जैसा अभी उन्होंने फिर कहा गोल पोस्ट शिफ्टिंग की बात मैंने आपसे पहले ही कही, लेकिन ये बात उचित है, आपके 62 विधायक हैं, इनके 8 विधायक हैं। 8 विधायक वाली पार्टी कैसे दिल्ली में सत्ता तोड़ देगी, कैसे आपकी सरकार गिरा देगी? जी 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 सौरभ जी, मैं आपकी एक पत्रकार होने के नाते आपकी जिज्ञासा समझता हूं, और एक पत्रकार और एक अच्छे काबिल एंकर होने के नाते आपका ये सवाल भी बिल्कुल वाजिब है। मैं आपको एक बात बताता हूं, 2014 में हमारी तो बहुत नई पार्टी थी, हमारे विधायकों को तो कोई पहचानता भी नहीं था। हमने ये पहली बार बताया कि हमारे विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए देके खरीद रहे हैं। लोग हम पे हंसे, हमारे पत्रकार साथियों ने पूछा कि भाई क्या सबूत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे, अरे भाई आम आदमी पार्टी के विधायक, इनको तो हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे, ये कौन होते हैं जो इनको हम खरीदें। और हमने भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर का स्टिंग ऑपरेशन किया, और पूरी दुनिया को इनका स्टिंग ऑपरेशन दिखाया, और आपके चैनल पे भी चला कि किस तरीके से इनके उपाध्यक्ष हमारे संगम विहार के एमएलए को 4 करोड़ रुपए दे के ऑफर दे रहे थे। और ये हमने दिखाया, और आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में शायद हम ही एक ऐसी पार्टी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का स्टिंग ऑपरेशन करके सारी दुनिया को दिखाया। आज भी जब हम ये बात कह रहे हैं, वो 4 विधायक चुने हुए विधायक हैं सौरभ जी। 3 विधायक तो उनमें से ऐसे हैं जो तीसरी बार चुन के आए हैं। सौरभ जी देखिए, अच्छा आपने 2014 की बात की, 2014 में आपके कितने विधायक हमने पेश किया है जी? 2014 में आपके कितने विधायक थे? 28 मेरा ख्याल। 2014 में हमारे 28 विधायक थे। आज आपके 62 विधायक हैं जी, 28 विधायक। अभी सुधांशु जी ने कहा आपके आधे विधायकों को तोड़े तो जाकर के गुंजाइश बनती है कि कोई और पार्टी या इनकी पार्टी। सौरभ जी, 2017 में हमारे 67 विधायक थे। जब इन्होंने हमारे ऊपर तब भी एक हमारी पार्टी के एक मंत्री के साथ मिलकर ऑपरेशन लोटस चलाया, और फिर जब वो उसका भेद खुल गया तो उसको पार्टी से निकाला गया, और इन्होंने अपनी पार्टी में उसको लिया और विधायक का टिकट देके चुनाव लड़ाया। सुधांशु जी ये भी जानते हैं, उन्होंने भी छुप छुप के हमारे विधायकों के साथ मीटिंग करी थी, विधायकों को करोड़ों रुपए के ऑफर दिए थे। खुद मुख्यमंत्री बनना चाहता था वो आदमी, और बाकियों को मंत्री बना रहा था। सुधांशु जी जानते हैं, हमारे विधायकों को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जब बनाया गया था तो उनके ऊपर इसी तरीके से तलवार लटकाई गई थी, और कहा गया था कि भैया तुमको ऐसे कर लेंगे, तुमको मंत्री बना देंगे, तुमको पैसा दे देंगे। ऑपरेशन लोटस तब भी फेल हुआ था इनका। अच्छा ठीक है, वो जवाब देना चाह रहे हैं, ये जानते हैं सुधांशु जी, तो बहुत जवाब दे रहे हैं आपकी बात। सुधांशु जी देखिए सौरभ जी, मैं सौरभ भारद्वाज जी से कहता हूं, हमें जानने की जरूरत नहीं है। आप तो वो पार्टी हैं जिसके खुद बादलपुर के एमएलए ने, जो शायद उनका नाम एनटी शर्मा था, 2020 में कहा था कि 20-20, 25-25 करोड़ रुपए में टिकट बिक रहे हैं आम आदमी पार्टी के। कहा था कि नहीं? हम नहीं बोल रहे, आपकी पार्टी के एमएलए ने बोला। और आपने बिल्कुल बहुत अच्छा याद दिलाया 2014 के दौर से। ये बताइए 2014 से आज तक कितने लोग आपसे अलग हुए? योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, किरण बेदी, सादिया इल्मी, और इतनी लंबी लिफ्ट है। और तो और मुझे चाहिए जन लोकपाल की टोपी पहनने वाली पार्टी के अंदर एक लोकपाल नियुक्त किया गया था। दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, एडमिरल रामदास, वो भी छोड़ के चले गए। राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल की भी बात छूट गई। अरे इतने लोग पार्टी छोड़ के आपके गए कि आपके संस्थापक सदस्यों का विश्वास तक आपसे चला गया। अब आप कह रहे हैं उसमें कोई ऑपरेशन लोटस था। आपकी हालत तो पिछले 8 साल में ये है, जो पुरानी कविता की एक पंक्ति है ना गीत की, कि देखी जमाने की यारी और बिछड़े सभी बारी बारी, और हर चीज का दोष भाजपा पे। आप बताइए, आप समझदार व्यक्ति हैं सौरभ जी, मैं आपको एक अपेक्षाकृत जो आम आदमी पार्टी के अन्य विधायक
प्रवक्ताओं की तुलना में भद्र व्यक्ति मानता हूं, आप लॉजिकल कहिए। 70 की विधानसभा में 3 सीटों वाली पार्टी 67 सीटों वाली पार्टी को तोड़ देगी। यह कल्पना नहीं है, यह एक भय उत्पन्न करना है। यह आपकी पार्टी एक भय उत्पन्न करने का काम कर रही थी, वो फोकस को डाइवर्ट करना चाह रही थी, मगर हम फोकस नहीं डाइवर्ट हो देना चाहते। ऑन द लाइटर नोट, सौरभ जी एक बात और कहूं, आम आदमी पार्टी की स्थिति जानते क्या हो गई जब से शराब का मुद्दा उठा है। जैसे कोई आदमी शराब के नशे में ज्यादा हो जाए तो आप उसकी एक खासियत देखेंगे, उससे आप कुछ भी बोलिए, आप पूछेंगे कुछ और, वो बोलने कुछ और लगेगा। जैसे याद है ना सत्ते पे सत्ता में अमिताभ बच्चन है, जब उससे कहता था, कोई भी 5 सवाल पूछता था अमजद खान, तो कहता था अरे मैं पीता नहीं था, 4 दोस्तों ने बैठ के पिला दिया, मेरा भाई जो है वो फैट मारता, दीवार में होल हो जाता, मैं दारू नहीं पीता क्योंकि दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आता था, वो हर बात में यही बोलता था। तो इनकी कमोबेश ये स्थिति हो गई है कि मुद्दा कोई भी आए, ये एक शराब के नशे में धुत व्यक्ति की तरह आम आदमी पार्टी कभी कुछ बोलने लगती, कभी कुछ बोलने लगती है, जिसका आपस में ना किसी को कोई संबंध दिखे, ना कोई प्रभाव दिखे। 3 सीटों वाली पार्टी 67 वाली पार्टी को तोड़ रही थी, 8 सीटों वाली 62 को तोड़े दे रही है। हमारा ऑपरेशन लोटस हुआ जा रहा है, उसमें हम फंसे जा रहे हैं, मगर हम लोटस बोगस किसी भी चीज को रहते हुए फोकस से बाहर नहीं जाने देंगे। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि जब यह तय था नीतिगत तरीके से कि मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर एक नहीं होगा, तो आप कॉन्कॉक्टेड ट्रूथ यानी भ्रम और मिथ्या के जितने भी बड़े मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने का प्रयास करें, वो क्यों हुआ इसका जवाब चाहिए। जब ऐसे ठेके के लाइसेंस वाले लोग थे, जब आबकारी नीति विड्रॉ क्यों की गई इसका जवाब चाहिए, और यदि विड्रॉ की गई तो उन लोगों का लाइसेंस वापस क्यों कर दिया गया, और जो सेकंड वाले थे, सेकंड बिडर, उनको क्यों नहीं किया गया। ये टेक्निकल सवाल है, इनका पॉलिटिकल जवाब नहीं दिया जा सकता, इनका टेक्निकल जवाब है। मैं सौरभ जी से, चूंकि इस विषय पर पिछले कुछ दिनों में कई बार बात हुई है कार्यक्रम में, इसलिए मैं जानता हूं कि ये इसके उत्तर जरूर उनके पास होंगे और ये देंगे, क्योंकि इस विषय पर इन्होंने बात की है पहले भी। लेकिन उस पर जाऊं मैं, सौरभ जी, एक चीज लोग जरूर आज जानना चाहते हैं। मनीष सिसोदिया जी ने आरोप लगाया, मुझे सीएम बना देंगे, मुझे ऑफर दिया गया, नहीं तो फंस जाओगे, तुम पर ईडी सीबीआई की तलवार लटकी रहेगी। नाम नहीं बताया किसने दिया, जबकि उन्होंने क्लेम किया, आपकी पार्टी ने क्लेम किया कि हमारे पास सबूत भी है, आपने नहीं दिखाया। आज आप कह रहे हैं आपके साथ इतने विधायकों को लोग मिल रहे हैं, उनके जान पहचान के लोग हैं, यहां तक किसी ने कहा एक राष्ट्रीय स्तर का नेता है, किसी ने कहा पश्चिमी दिल्ली का नेता है। तो जनता नाम जानना चाहती है, नाम बताइए, एक्सपोज कीजिए इन नेताओं को बीजेपी के। जी 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 मैं आपकी बात समझता हूँ। असल में इनके सवालों का जवाब हम इसलिए देने से थोड़ा सा बचते हैं क्योंकि इन्होंने जितने भी सवाल पूछे हैं वो सारे के सारे सवाल चीफ सेक्रेटरी ने अपने रिपोर्ट में डाले थे और उनका जवाब एक्साइज डिपार्टमेंट ने दे दिया है। ऐसा नहीं है कि सुधांशु त्रिवेदी जी को नहीं पता। जब इनके पास चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है तो इनके पास चीफ सेक्रेटरी को दिए गए एक्साइज डिपार्टमेंट के जवाब भी हैं। और जब भी एक्साइज डिपार्टमेंट या किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई फैसला होता है उसके लिए कुछ कारण उसके अंदर होते हैं, सुधांशु जी समझते हैं, इसलिए बार बार उनका जवाब देने में मेरे को भी थोड़ी सी तकलीफ होती है। दूसरी बात, जो आपने मनीष जी वाली बात पूछी, मैं ये बात समझता हूं कि उसके अंदर जो हमारे पास इनके सबूत हैं वो इतने विस्फोटक हैं सौरभ जी कि भारतीय जनता पार्टी के पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी। इसीलिए ये फैसला किया गया है कि उसको सही समय पे, और बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उपयुक्त समय पे उपयुक्त प्लेटफॉर्म पे आप लोगों से साझा करेंगे। ये हमारा वादा है आपसे और देश की जनता से। दूसरी बात जो सुधांशु जी ने बोली, सुधांशु जी मैं फैक्ट बेस्ड बात करना चाहता हूं। ऑपरेशन लोटस कोई मिथ्या नहीं है, आप गूगल करके देखिए। ऑपरेशन लोटस का इजाद और भारतीय राजनीति के शब्दकोश में डालने वाली ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस में हुआ करते थे। असम में आपकी पार्टी ने पूरा कैंपेन हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ चलाया। आपने बुकलेट छपवाई उनके खिलाफ, आपने उनको नॉर्थ ईस्ट का सबसे भ्रष्ट नेता बताया। उसके बाद क्या हुआ, उनके ऊपर सीबीआई और इनका शिकंजा कसा गया और फिर वो जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो वो आज आपके असम के मुख्यमंत्री हैं। अब उनके ऊपर केसेस का क्या हुआ, आपने दबाव बना के उनको ले लिया। मुकुल रॉय के साथ आपने यही किया।
शुभेंदु अधिकारी शारदा चिट स्कैम के सबसे बड़े आरोपी थे। ये आप कहते थे, हम नहीं कहते थे। आपने बंगाल में 1 साल कैंपेन चलाया उनके खिलाफ शारदा चिट स्कैम के नाम पे। उनके यहां सीबीआई भी गई, ईडी भी गई। फिर क्या हुआ? आज वो आपकी पार्टी में लीडर ऑफ अपोजिशन है। अब वो इन्वेस्टिगेशन कहां गई, सीबीआई ईडी कहां गई, आप जानते हैं। नारायण राणे के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस आपने चलाए, जमीन हथियाने के केस आपने चलाए, फिर नारायण राणे बेचारे थक हार के आपके पास आ गए। तो यही तो आपका ऑपरेशन लोटस है। आप दूसरी पार्टी के नेता को भ्रष्ट टैग करते हो, उसके ऊपर ईडी सीबीआई का दबाव बनाते हो, बेचारों को जेल भेजते हो। फिर वो जब आपके आगे नतमस्तक हो जाता है, फिर वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में साफ होके आपके साथ मंच पे बैठा होता है। सारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है सुधांशु जी। और ये आपने एक राज्य में नहीं किया, आपने गोवा में किया, आपने कर्नाटका में किया, आपने महाराष्ट्र में किया, आपने मध्य प्रदेश में किया, आपने नॉर्थ ईस्ट में किया, आपने हर जगह तो किया है। अच्छा ठीक, सौरभ जी अब देखिए, हम पिछले 20 मिनट से बात कर रहे हैं ऑपरेशन लोटस की। आपका जो इल्जाम था कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहती है, उसी विषय पर अभी तक हम बहस में हैं। अब जो इनका इल्जाम है उस पर भी तो बात करनी चाहिए ना। आपने कहा आप भी अनिच्छुक हैं इनकी आरोपों का जवाब देने में। अगर एक आरोप आप पर लग रहा है उस पर आपको खुलकर जवाब देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये इनके 2-3 सवाल आप सुन ले एक बार, मैं उम्मीद करता हूं आप उत्तर जरूर देंगे। भारद्वाज जी की बात का जवाब पहले दे दूं, जो इन्होंने हमारे पे लगाया, मैं अपने प्रश्न का जवाब चाहूं। ठीक है, बोलिए सुधांशु जी, बोलिए। मैं पहले बोल लेता हूं। जो सौरभ जी ने ऑपरेशन लोटस बहुत गिनाया, मैं उसका पहले जवाब दे देता हूं, फिर हम लोग टेक्निकल बात कर लेंगे। ठीक। अब देखिए, मैं पहले बताता हूं, ये वो पार्टी है सौरभ जी जो कहती थी आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए और केस लोकपाल को भेज देना चाहिए। आज सौरभ भारद्वाज जी ने जो बोला, आप दो सर, इसका मतलब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि जो पॉलिटिक्स में आने से पहले ये कहते थे वो पूरी तरीके से बकवास था। अब ये उस पॉइंट पे आ गए कि जब तक साबित ना हो तो कुछ नहीं होना चाहिए। तो या तो वो अपरिपक्वता थी, या वो जुमला था, या वो झांसा था। ये अब हम जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। एक ही फैक्ट बताता हूं, इन्होंने कहा हेमंत विश्व शर्मा शारदा में आरोपी थे और हमारी तरफ आए। एक केस ये बता दें जो हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ रजिस्टर्ड हो। नंबर 2, वो हमने तो उनको बुला के मुख्यमंत्री नहीं बनाया, हमारी एक टर्म सरकार चली, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने मान्यवर। दूसरे टर्म में वो पार्टी में आके मुख्यमंत्री नहीं बने। एक टर्म सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री रहे, दूसरे टर्म में वो मुख्यमंत्री बने। तो ये नहीं कि वो मुख्यमंत्री बनने के लालच में आए थे या उनको लाया गया था। आप अजीब बात कर रहे हैं, किसी को लाके हम सर पे बिठाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इसीलिए मैंने कहा आप लोग और शुभेंदु अधिकारी हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ और शुभेंदु अधिकारी हो तो बता दीजिएगा। नंबर 2, शारदा का जो केस, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ बता रहे हो सौरभ जी, बता रहे हैं जो कहते हैं शारदा में घोटाला हुआ ही नहीं है। मैं बता रहा हूं सौरभ जी, अरे भाई तृणमूल कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है कि शारदा नाम का कोई घोटाला ही नहीं है। तो पहले वो घोटाला एक्सेप्ट करें तो हम शुभेंदु अधिकारी पे जवाब देने को तैयार हैं। हमारा जो स्टैंड है, हमारे हिसाब से उनपे केसेस दर्ज थे, हमने किसी नेता से केस विड्रॉ नहीं किया है। हम उनमें से नहीं है कि 2G घोटाले पे रिपोर्ट आई और सपा बसपा दोनों छापा पड़ेगा उनके एसेट के केस मायावती विड्रॉ हो गए। इसलिए मैंने पहले तो इसका जवाब दिया। अब दूसरा मैं बताना चाहता हूं, उन पे छापे कब पड़ेंगे? आपने कहा कि इस जगह सरकार पलट गई, उस जगह सरकार पलट गई, और नारायण राणे, सौरभ जी एक एक सौरभ जी एक एक हाँ, अरे आपने अपने टर्न पे, मान्यवर आपने अपने टर्न पे बोले तो बेटर रहेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपने कहा कि इनकी बात पे क्या भरोसा किया जाता 2014 में, जनाब आप तो भारत के इतिहास की अद्भुत पार्टी हैं। पहला वचन, हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, पूरी कट्टरता के साथ बोला था, आ गए। सारी संसद चोर है, पूरी कट्टरता के साथ बोला था, आ गए। कसम खा के कहा था कि कभी हम कोई कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे, लिखित समर्थन लिया। अरे भाई आपके तो नेता ने कहा था बक्सा भर के सबूत हैं शीला दीक्षित जी के खिलाफ। हम लोग को याद है 2013 के चुनाव में ऑटो के पीछे लिखा रहता था केजरीवाल जी और शीला दीक्षित जी की फोटो के साथ ईमानदार या बेईमान, और उन्हीं के साथ मिलकर सत्ता में आया, 8 साल हो गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब अगर ये बचाव लेंगे कि एसीबी की वजह से नहीं हो रही, तो भाई वो बक्सा भर सबूत अभी तो लाकर आप जनता को दिखा दिए होते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, देखो भाई ये सबूत हैं, एसीबी कार्रवाई नहीं कर रही। सब गायब, सब साफ। और आप लोग तो अद्भुत पार्टी है, 49 दिन के बाद का आपने गलती हो गई। आप तो अद्भुत पार्टी हैं, अनर्गल मिथ्या आरोप लगाने में आप सिद्ध हस्त हैं। क्यों?
आपने बड़े बड़े नेताओं पे आरोप लगाए और कोर्ट में जाके माफी मांगी। नितिन गडकरी जी के खिलाफ, अरुण जेटली जी के खिलाफ, कपिल सिब्बल जी के खिलाफ, मनीष तिवारी जी के खिलाफ। यानी ये एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जिसने कोर्ट में जाकर ये एक्सेप्ट किया कि उसने फर्जी मिथ्या हवाई आरोप लगाए थे। अब क्या इनकी बातों के ऊपर सुधांशु जी, अब जरा जो आप लोगों के आरोप थे और जो दिल्ली का मूल प्रश्न बना हुआ है, एक लाइन और कह दूं, देखिए याद करिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 2013 में हर दिन एक विस्फोट करते थे और वो विस्फोट आखिर में सीले हुए बम निकले, कुछ नहीं निकला। अच्छा ठीक है सुधांशु जी, अब जरा इस शराब नीति की बात, क्योंकि असल आरोप तो यहीं से शुरू हुआ, उसके बाद इन्होंने ये कहना शुरू किया कि दरअसल ये सब कुछ दबाव बनाने के तहत आप कर रहे हैं ताकि इनकी सरकार गिराए। एक सवाल आप लोगों से भी हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि इल्जाम आपका इनके ऊपर है। एलजी साहब के पास जब फाइल जाती है, एलजी साहब को पूरा उसका बैकग्राउंड पता होगा। इस नीति में इतना कुछ खराब था, इस नीति में अपेरेंटली सब कुछ जो है चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। यह नीति, शराब नीति पास ही क्यों हुई दिल्ली की सरकार के द्वारा? मतलब एलजी साहब ने भी इसको क्यों पास किया? हाँ, आपने बहुत वाजिब सवाल किया है सौरभ जी। नीति क्या थी मैं बता रहा हूं। नीति यह थी कि उत्पादक, वितरण और विक्रेता यानी मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर एक व्यक्ति नहीं होगा। तो नीति एलजी साहब ने पास की। अब उसमें यह भी लिखा है वो प्रकारांतर से भी नहीं हो सकता, यानी सिस्टर कंसर्न भी नहीं हो सकती। अगर 3 कंपनियां हैं तो कोई व्यक्ति उसमें कॉमन भी नहीं हो सकता, किसी की दूसरे में मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग भी नहीं हो सकती। अब मानी हुई बात है उस नीति के तहत जो इन्होंने टेंडर किए और जिन कंपनियों को दिया वो तो एलजी साहब ने नहीं किया ना, वो देखना तो इनका काम था कि आप किस कंपनी को दे रहे हैं। चलिए, उसके बाद सौरभ जी को पता होगा 25 अक्टूबर 2021 को बाकायदा एक्साइज डिपार्टमेंट ने कंपनियों के नाम लिख के कहा कि इन कंपनियों की आपस में संबंध हैं, ये मैन्युफैक्चरर भी है, रिटेलर भी हैं, वो भी हैं। इस प्रकार से इस नीति का उल्लंघन हुआ है। अब बजाय उन पे कार्रवाई होने के उनको जारी हो गया लाइसेंस। अब इसका क्या जवाब है? इसमें एलजी साहब का कहां पे रोल है? एलजी साहब का रोल पॉलिसी बनाने में था, मगर पॉलिसी के अंदर जो घपला किया गया, हमने तो यह कहा ना पॉलिसी को तोड़ा गया है। जो नीति थी उसको इन्होंने अपने क्रियान्वयन में पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। ठीक है, वह अपने आप में समस्या, और इसीलिए इसका जवाब देने की स्थिति न होने के कारण ही विगत 25 मिनट से हम देख रहे हैं, हम इधर उधर की सब बात कर रहे हैं, मगर आबकारी के ऊपर तथ्यात्मक जवाब का हम इंतजार ही कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं सौरभ जी इस पर आप बात करेंगे। पॉलिटिकल बात मेरे ख्याल से हमने काफी कर ली। सौरभ जी। जी 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 नहीं, बहुत बात कर ली हमने। मैं इनके सारे सवालों का जवाब देता हूं। देखिए, पहली बात तो सुधांशु जी ये बात जानते हैं कि कोई भी पॉलिसी मैटर है उसको आप भ्रष्टाचार में नहीं ला सकते, क्योंकि पॉलिसी जो है कैबिनेट द्वारा पास की जाती है और एलजी के पास जाती है। तो मेरी और सुधांशु जी की एक बात में तो आम राय है कि ये पॉलिसी अच्छी थी। सुधांशु जी ये बता दीजिए, पॉलिसी तो अच्छी थी, ये आप मानते हैं? हाँ, ये तो प्रश्न आपने बड़ा अच्छा किया। आप अच्छी मानते हो तो विड्रॉ क्यों? पॉलिसी अच्छी थी, बस ये ठीक है, इतना ठीक है। विड्रॉ करना अपने आप में इतना ठीक प्रमाण है। मैं यही जानना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी, ये तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी लग रहा था। अब ये आप बताइए सौरभ जी। ठीक है सुधांशु, का उत्तर ठीक है, वो बोल रहे हैं। मैं ये मानता हूं, मैं मान गया। बस मुझे यही जानना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियली कम से कम ये पॉलिसी को तो ठीक मानती है। हाँ, ये जरूर इनके आरोप हैं कि पॉलिसी के क्रियान्वयन के अंदर गड़बड़ी हुई, वो मैं इनके आरोपों को एक तरफ रख लेता हूं। पॉलिसी ठीक थी, ठीक है। अब सौरभ जी, हुआ ये कि जब ये पॉलिसी अच्छी थी और इस पॉलिसी के लिए बिड्स आई, तो करीब 32 जोन्स के लिए बिड आई, और बिड का तरीका यह था कि जो हाईएस्ट बिडर होगा हर एक जोन पे, उसको वो जोन का ठेका दे दिया जाएगा कि भाई आप इस जोन के अंदर निर्धारित नंबर ऑफ शॉप्स खोल सकते हैं। और ये जो पूरी की पूरी बिड्स आई, ये करीब 9,500 करोड़ रुपए की बिड्स आई। अब जो पुरानी पॉलिसी के अंदर जो हमारा सालाना एक्साइज हम लाते थे, सरकार को मिलता था, वो 6,000 करोड़ था, और इसकी बिड के हिसाब से 9,500 करोड़ रुपए। ये इस चीज को एक्सप्लेन करता है जब मनीष जी और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इसमें हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा था, तो वो इसका एक्सप्लेनेशन है। अब हुआ ये, इस पॉलिसी का जो मूल आधार था, सुधांशु जी आप समझिएगा, क्योंकि आप मुझे लगता है एक न्यूट्रल आदमी भी हैं, इसका आधार ये था कि पहले दिल्ली के अंदर करीब 60% ऐसा एरिया था जिसको आप कह सकते हैं लाइसेंस शॉप्स वहां थी,
और करीब 40% दिल्ली का एक ऐसा एरिया था जैसे संगम विहार, तुगलकाबाद, खानपुर, नरेला, बादली, बुराड़ी, किराड़ी, ये जो अनऑथराइज एरिया है जो बाद में डेवलप हुआ है, इस 40% एरिया के अंदर कोई भी लाइसेंस शॉप नहीं थी। जाहिर सी बात है जो वहां पे ड्रिंक करने वाले लोग हैं वो ड्रिंक करते थे और उनको एक शराब माफिया अनलाइसेंस्ड और नॉन एक्साइज पेड शराब देता था, जिससे सरकार को तो एक्साइज नहीं मिलती थी मगर वहां पे शराब उपलब्ध होती थी। जैसे कि गुजरात में है, सरकार को कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं मिलती बट शराब पीने वाले शराब मिलती है उसको। तो दिल्ली सरकार ने सोचा कि जो 40% एरिया यहां पे भी लाइसेंस शॉप्स होनी चाहिए और यही इस पॉलिसी का मूल आधार था जी। दिल्ली के अंदर पहले जो थी 849 दुकानें थी। फैसला यह हुआ कि बाद में भी 849 दुकानें ही रहेंगी मगर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी उस नॉन अथोराइज एरिया में भी जहां पहले दुकानें नहीं थी। अब क्या हुआ, 17 नवंबर को जब तक बिड्स वगैरह सब हो चुकी थी, लोगों ने पैसे एडवांस 25% लाइसेंसीज ने जमा कर दिए थे, लाइसेंसीज ने दुकानें किराए पे ले ली थी, दुकानों में माल भर दिया था। एलजी साहब ने क्या कहा कि भाई जो 40% एरिया है इसमें दुकान नहीं खुलेंगी, जबकि वो पॉलिसी में मान चुके थे कि 100% एरिया के अंदर दुकानें खुलेंगी, सभी वार्डों में खुलेंगी। उन्होंने ये 2 दिन पहले तय किया 15 नवंबर 2021 को। उससे क्या हुआ सौरभ जी, जितने भी लाइसेंसीज थे जिन्होंने कलेक्टिव बिड 9,500 करोड़ की डाली थी वो सारे के सारे कोर्ट चले गए और आधा दर्जन पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर लगे कि साहब हमने 9,500 करोड़ रुपए कमिट कर दिया, हमने 25% फीस जमा कर दी पूरे साल के हिसाब से, अब सरकार ये कह रही है कि 40% एरिया में खोल लो, 60% एरिया में खोल लो, 40 में नहीं खुलेगी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बुलाया, दिल्ली सरकार ने कहा कि एलजी साहब ने कमेटी बनाई है, कमेटी इस पे तय करेगी। इसमें 2-3-4 महीने गुजर गए जी, ठीक है। कमेटी ने अपना कोई फैसला नहीं दिया और अंततः कोर्ट ने उन लाइसेंसीज को कहा कि भैया आपका 30-35% जो लाइसेंस फीस है वो सरकार वापस करेगी। अब जो 9,500 करोड़ रुपए का कमिटमेंट था उसमें सीधा 30-35% घट गया और 3,000 करोड़ रुपए वापस चला गया। आपकी पॉलिसी और पुरानी पॉलिसी साथ आके खड़ी हो गई, 6,000 करोड़ और 6,000 करोड़। अब इसमें क्या हुआ, जिस बिडर ने अपनी बिड ये सोच के दी थी कि भाई जो अनसर्व्ड एरिया है वहां पे मेरी सेल बहुत बढ़ेगी, उसकी इतनी सेल नहीं हो रही थी। सरकार को उसको जो पैसा देना था वो ऑलरेडी फिक्स था कि 9,500 करोड़ रुपए में कम भी कर दिया तो 6,000 करोड़ रुपए देना है। उसके बाद लॉकडाउन आ गया जनवरी के अंदर। दिल्ली में पहले तो वीकेंड कर्फ्यू लगा कुछ हफ्तों तक, उसके बाद लॉकडाउन आ गया, तब कंप्लीट बंद कर दिया। उसके बाद मार्केट्स में इवन ऑड आ गया, मतलब आधी दुकानें खुलेंगी आधी नहीं खुलेंगी। वो फिर कोर्ट बेसिकली आप कह रहे हैं कि पॉलिसी जो थी अनवायबल हो गई, अनप्रॉफिटेबल हो गई और इसके पीछे एलजी साहब का वो मूल जो अनवायबल हो गई, उनका वो फैसला था कि 40% अनऑथराइज्ड एरिया के अंदर दुकान नहीं खुलेगी। वो मूल वजह थी जिस वजह से ये पॉलिसी वापस ली गई। सौरभ जी हुआ क्या उसके बाद, अरे एक सौरभ जी समय मैं इतनी बात का उत्तर ले लूं आपकी, अगर समय कम रह जाएगा। कमा रहे होते वो सरेंडर नहीं करते, वो सरेंडर कर करके चले गए। उन्होंने अपने लाइसेंसेस सरेंडर क्योंकि आज इन्होंने सवाल ये पूछा कि जो लोग चले गए उसके बाद जो दूसरा बिडर था उसको क्यों नहीं आपने दुकान का लाइसेंस दे दिया। एक बार जरा वो क्या आरोप है मैं सुन लूं सुधांशु जी से। सुधांशु जी मैं दे दूं एक बार जरा, इसका भी जवाब दे अभी आपकी बात का उत्तर ले लेता हूं फिर आप वो दे दीजिए, एक एक करके बात हो जाएगी। उसमें सौरभ जी प्लीज, सौरभ जी प्लीज अभी तक की बात उसमें क्या हुआ, व्यवहारिक कठिनाई की 40% में मिला नहीं, 60% में रास्ता बताया। मूल प्रश्न यह है ही नहीं सौरभ जी, मान्यवर भरद्वाज जी, मूल प्रश्न ये है 3 जो आप स्पष्ट रूप से नहीं बोल पा रहे हैं। नंबर 1, किसी भी ऐसी कंपनी को जो मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन में आपस में जुड़ी थी, हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, ये एक लाइन में हाँ या नहीं बोला जा सकता था। नंबर 2, किसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हमने बिडिंग नहीं करने दी, ये एक लाइन में बोला जा सकता था। दूसरा ये था कि जो अरे भाई वो तो एक्साइज डिपार्टमेंट के नोटिस में है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी और उसके बावजूद उसको मिला है। इसके बावजूद जिनको 1 या 2 जोन से ज्यादा नहीं मिल सकता था, इसके बावजूद बैकडोर से कार्टेल बनाकर कई जोन्स का उन्होंने पाने में सफलता हासिल की। इन 3 का तो क्लियर कट जवाब चाहिए। और इसके अलावा आपने रेवेन्यू कैसे बढ़ा भाई, हम ये कहेंगे 25 से बढ़ा के एज घटा के दारू पीने की एज कम कर दी, रात के घंटे बढ़ा दिए 3 बजे तक, रिटेलर का कमीशन बढ़ा दिया 2-2.5% से 12% कर दिया, और तो और ऐसी जबरदस्त योजना चलाई सौरभ जी कि बाई गेट 1 गेट फ्री, एक पौवा लो दूसरे के साथ एक और पौवा मिलने लगा।
तो भाई बाहर से आके लोग खरीदने लगे दिल्ली में कि भाई एक के साथ एक और फ्री मिल रहा है। तो हम लोगों ने तो यही आरोप था ना हमारा कि ये रेवड़ियां बांट रहे हैं, मगर हमें तो ये लगा कि जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने रेवड़ी बांटी, उस रेवड़ी के पेड़े तो सबसे ज्यादा बेवड़े खा गए। मतलब तमाम ऐसे लोगों के इंटरव्यू आए जिनके कि महिलाओं ने कहा कि पहले तो एक आधा पौवा पीते थे, अब 2-2 पौवा पी के आने लगे। अब आप बताइए, रात में 2 से 3 बजे के बीच में आदमी बाई गेट 1 गेट फ्री पौवा पी के घर जाएगा तो भजन करेगा क्या? चलिए सुधांशु जी, ये फिर भी अलग विषय हो गया। ये तो अभी तो हम बात कर रहे हैं कि करप्शन कहाँ हुआ इसमें, एक सामाजिक बात होगी। मैंने करप्शन की बात से लेके पर्सनल सारे बता जवाब दे दूं। ब्लैक लिस्ट कंपनी का तीनों का आपस में डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, मैं जवाब दे लेता हूं, इसका उत्तर आना जरूरी है, समय समाप्त हो जाए उससे पहले। भारद्वाज जी, ऐसा ठीक, आप जवाब दीजिएगा। और जो आज बात ये कही गई, एक बस एक मिनट 10 सेकंड का एक सवाल सुन लीजिए, आप फिर सारों को जवाब दे दीजिएगा। कि जो कमेटी बनाई गई थी पॉलिसी से पहले, जिसने सुझाव दिए सरकार को, उसने कहा था भाई होलसेलर डीलरशिप जो है वो सरकार के पास होनी चाहिए, कंपनी बनाकर उसको अपने पास रखिए, आपका रेवेन्यू इससे और ज्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरा ये कि जो आप नीचे जो दुकानों के ठेके देंगे शराब की, वो इंडिविजुअल्स को दीजिएगा, उनके पीछे कंपनियां ना हो, कार्टेल ना बन जाए। ये दोनों सुझाव क्यों नहीं माने गए? मैं इसका बताता हूं। मैं दोनों बातें आपको सौरभ जी बताता हूं और सुधांशु जी की बात बताऊं, क्योंकि सुधांशु जी एक अच्छे व्यक्ति हैं। मैंने इनके बारे में हमेशा अच्छी बातें सुनी है, इसलिए मैं सुधांशु जी को एक बात बताना चाहता हूं। सुधांशु जी, आप गूगल पे रिसर्च करिएगा, आप एक्साइज डिपार्टमेंट से पता करिएगा, दिल्ली के अंदर न्यूनतम शराब पीने की उम्र 25 साल है। आप चेक कर लीजिएगा, 18 साल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 5 राज्य हैं, गोवा, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, जहां पे 18 साल है। सुनिए मेरी बात। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे राज्य हैं, लगभग 80% राज्य, जहां पे 21 साल है, मगर दिल्ली में 25 साल है और हरियाणा में 25 साल है। आप इसको पता कर लीजिएगा, मैं आपको कोई गलत नहीं कह रहा, आप पता कीजिएगा। दूसरी बात, 3 बजे वाला जो सुझाव था वो शराब की दुकानों का नहीं था, बड़े बड़े होटल्स के लिए सुझाव था, वो पास नहीं हुआ। वो सिर्फ सुझाव है, वो पास नहीं हुआ। तीसरी बात सौरभ जी जो आपने पूछी, मैं आपका जवाब भी देता हूं। देखिए क्या था, सरकार के ठेके क्यों बंद किए गए, वही कारण था कि क्यों सरकार के लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दी गई। सरकारी ठेकों में सौरभ जी, अगर आप इस तरीके की जानकारी रखते हो तो मैं आपको बताऊं कि शराब के ठेके जो भी सरकारी होते हैं, उनमें कुछ खास तरीके के ब्रांड्स को पुश किया जाता है। मतलब आपको अच्छे जो क्वालिटी के ब्रांड्स हैं वो नहीं मिलेंगे, बट छोटी छोटी कंपनियों के ब्रांड मिलेंगे, क्योंकि छोटी छोटी कंपनियां सरकारी अधिकारियों को, छोटे अधिकारियों को पैसा देके अपने ब्रांड को पुश कराती हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि अच्छे ब्रांड्स, क्योंकि अच्छे ब्रांड जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो खुली रिश्वत जो है, कैश की रिश्वत नहीं दे सकती। जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वहां पे इस तरीके के नॉर्म्स नहीं होते, तो वो कैश की रिश्वत देती हैं, उस कारण वो ब्रांड्स पुश होते हैं। तो जब सरकार को यह कहा गया कि डिस्ट्रीब्यूशन सरकार की कंपनियों को दिया जाएगा, तो यही डर था कहीं ऐसा ना हो कि जो छोटी छोटी कंपनियां जो कैश के अंदर रिश्वत देती हैं, उनकी ब्रांड पुशिंग के कारण घटिया सामान जो है दिल्ली के अंदर आने लगेगा। और जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके यहां कैश की रिश्वत टोटल मना होती है। आप उनसे चेक से आप इंसेंटिव दे सकते हैं, मगर सरकारी आदमी चेक का इंसेंटिव नहीं लेगा, क्योंकि वो इंसेंटिव लेगा तो वो कंपनी में जाएगा। इसीलिए सरकार को इस चीज से अलग रखा गया। दूसरी बात आपने पूछी कार्टेल की बात, जब इंडिविजुअल को कहा गया तो सरकार ने ऐसा क्यों कहा कि जोन्स बना दिए जाएं, उसका कारण है, आज भी आप पता कीजिएगा, जो लोग इस डिपार्टमेंट को या इस काम धंधे को समझते हैं, दिल्ली में पहले भी, इस पॉलिसी से पहले भी इंडिविजुअल दुकानें थी, मगर अगर आप देखेंगे तो ऐसी 25-25, 30-30 दुकानों का झुंड था, जो थी तो अलग अलग लोगों के नाम पे, लेकिन मगर उनका जो चेक कटता था वो एक ही आदमी के नाम से कटता था। क्योंकि सौरभ जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मेरा समय बिल्कुल समाप्त हो गया। मैं ये जरूर आप जाने से पहले पूछना चाहता हूं कि क्या आपके क्या सुधांशु जी को अपने सवालों के जवाब मिले? सुधांशु जी, बस 30 सेकंड। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आपने देखा कितना सुंदर उत्तर उस पार्टी ने दिया कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अच्छा काम करती हैं और मोहल्ला क्लिनिक चलाने का दावा करने वाली पार्टी कह रही है और छोटी छोटी कंपनियों में भ्रष्टाचार हो जाता है। कैसा चोला बदल रहे, बस एक ही लाइन कहूंगा, रह रह के बदलते हैं, दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम, बाहर से बड़े भोले। चले ठीक,
बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी जी। सौरभ भारद्वाज जी, आज आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ कुरुक्षेत्र में। बहरहाल ये बहस आज खत्म हो रही है ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आरोप जो है लगातार दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगाती ही रहेंगी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से यह पता चल रहा है कि यूपी बीजेपी की कमान भूपेंद्र चौधरी को मिल सकती है। भूपेंद्र चौधरी योगी सरकार में फिलहाल पंचायती राज मंत्री हैं और भूपेंद्र चौधरी की जाट बिरादरी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत पकड़ है, जहां से वो चुन करके आते हैं। तो फिर आपको बता दें कि लगातार इस बात का इंतजार हो रहा था कि आखिर कौन होगा उत्तर प्रदेश में भाजपा का नया अध्यक्ष। तो भूपेंद्र चौधरी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, मुरादाबाद से, और पिछली योगी सरकार में भी मंत्री थे, इस बार पंचायती राज मंत्री हैं, उनको यह कमान सौंपी जा सकती है। जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं भूपेंद्र चौधरी। खबर बिहार से। बिहार में बीजेपी ने अपनी रणनीति अब बदली है और विजय सिन्हा, जो अब तक विधानसभा के स्पीकर थे, वो अब बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे। लखीसराय से विधायक हैं विजय कुमार सिन्हा, और बिहार विधान परिषद में बीजेपी ने सम्राट चौधरी को अपना नेता बनाया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।